चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जैसे हम लास्ट क्लास के अंदर एंगुलर एसएचएम पढ़ रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वैसे सही कहूँ तो मेरे पास ऐसी कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि मैं करने वाला वही हूँ जो हम लोगों ने फिजिकल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम के अंदर किया था। फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के अंदर हम लोगों ने हमारी उस बॉडी को जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहले पड़ी थी, उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद हमने देखा कि उस पर जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आना चाहिए। फिर हमने देखा कि वो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं था तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी यूज़ किए। जैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया तो हमने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये एंगुलर एसएचएम करेगा। फिर हमने शायद कहा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। जिस एक्सेस के अबाउट हम लोगों ने टॉर्क लिखा, उसी एक्सेस के अबाउट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। फिर हमारे पास आ गया अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग इनटू थीटा। दैट समथिंग समथिंग इज योर ओमेगा स्क्वायर। उससे हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, तो टाइम पीरियड आ गया। उसके बाद तुमने सारी की सारी कहानी बना ली थी। तो चलिए इसी बात पे हम कुछ काम और करते हैं, कुछ सवाल और करते हैं जिसके अंदर फिजिकल पेंडुलम के, कंपाउंड पेंडुलम के फॉर्मूलों का यूज़ नहीं है। मतलब वो फॉर्मूले हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते। हमें मतलब जो मैंने जो कुछ आपको बोला है उन सबको मैं वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी। जैसे आपके पास इस तरह का एक सवाल है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये स्मूथ हिंज, ये एक मासलेस रॉड, m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड, और m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड के साथ मैंने क्या किया कि एक स्प्रिंग ऐसे बांध दी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये शुरुआत में ऐसे नेचुरल लेंथ पर है, शुरुआत में ऐसे नेचुरल लेंथ पे। इसी तरह से इधर से एक स्प्रिंग और है, दूसरी स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी k है, और वो भी शुरुआत के अंदर ऐसे नेचुरल लेंथ पे। हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, m मास की l लेंथ की रॉड है। फिर ना आपके पास बड़ा सवाल ये है कि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स prove that a rod will perform angular SHM. A rod will perform angular SHM. Also find time period of SHM. Also find time period of SHM. करते बच्चों कोशिश। पहले इस सिचुएशन को समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये रॉड है, यहाँ से हिंज कर रखा है, यहाँ पे स्प्रिंग और यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे बांध रखी है। मुझे इस रॉड को हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस करना है और प्रूव करना है कि वो ऐसे 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 चम करेगी। अगर एक्सिस यू है तो एम जी यू लगेगा और ज़मीन का नॉर्मल भी लगेगा। एम जी और नॉर्मल दोनों ही आपकी इस एक्सिस के पैरेलल हैं, तो उनके टॉर्क तो तुम जानते हो बेटा क्या आएगा, जीरो। हिंज ऐसे ऐसे ठोक रखी बेटा हिंज, तो हिंज ऐसे है, एक्सिस ये, और इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन करना चाह रहा है, तो एम जी जो रहेगा वो तो एक्सिस के पैरेलल, जो ज़मीन का नॉर्मल है या फिर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसका जो नॉर्मल है वो ऐसे। जो भी फोर्सेस एक्सिस के पैरेलल होते हैं हम जानते हैं कि उनके टॉर्क तो जीरो होते हैं, तो उनके टॉर्क तो जीरो हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ किन के टॉर्क आएंगे, जो स्प्रिंग फोर्स है उनके ही टॉर्क आएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस यूनिफॉर्म रॉड को हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं। जैसे ही हमने इसको हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, सिचुएशन क्या होगी, बनानी पड़ेगी वापस से, बनानी पड़ेगी। बनाता हूँ। आपने सवाल में जो सिचुएशन बनाई तो ठीक ही बेटा, इसके अलावा आपको एक डायग्राम वो बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। चलिए, तो जैसे हमने छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद की जो कहानी है वो वापस से बनाते हैं।
इट विल बी लाइक दिस, कि आपकी जो रॉड है वो ऐसे, ये एंगल थीटा, और जो स्प्रिंग है ये ऐसे, इस स्प्रिंग में एक हल्का सा एक्सटेंशन आ गया। अगर ये एंगल थीटा छोटा है तो वी कैन से दैट कि दिस डिस्टेंस इज बेसिकली एल इनटू थीटा। ये जो दूसरी वाली स्प्रिंग है ये ऐसे हो गई है, इसके अंदर कंप्रेशन आ गया, कितना कंप्रेशन आ गया, एल थीटा का। अब क्या होगा कि ये वाली जो स्प्रिंग है ये इस रॉड को अपनी तरफ खींचेगी, कितने फोर्स से, के एल थीटा। इस स्प्रिंग में जिसमें कंप्रेशन हुआ है ये धक्का देगी, कितने फोर्स से, के एल थीटा। तो कुल मिलाकर फोर्स लग गया इस तरफ, के एल थीटा। इस फोर्स का ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ टॉर्क भी आएगा। इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा दैट विल बी दिस फोर्स, दैट इज 2kl थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को चाहे आप एल बोलो चाहे एल cos थीटा बोलो, एक ही बात है, बिकॉज वी नो दैट कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप कह सकते हो कि सर जो टॉर्क आया दैट इज दिस परपेंडिकुलर, सॉरी दिस फोर्स इनटू यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। These kind of torque can also be known as your restoring torque. सर इसका नाम restoring कैसे निकाल दिया आपने? बेटा इसका restoring इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने इस रोड को डिस्प्लेस करने की कोशिश की ऐसे, तो और इन दोनों फोर्सेस ने फोर्स लगाया ऐसे जो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने इसको रिस्टोरिंग बोलना कहते हैं। क्या हमने एसएचएम प्रूव कर दिया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल प्रूव कर दिया है। हमने इस टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा तो प्रूव कर ही दिया है, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है तो ऑफ कोर्स एसएचएम तो प्रूव्ड है, एंड मोर स्पेसिफिकली एंगुलर एसएचएम प्रूव कर दिया है। तो पहला सवाल तो बेटा हो गया कि एंगुलर एसएचएम प्रूव्ड। चलिए आगे चलते हैं। सर टाइम पर कैसे निकालेंगे? तो जैसे टॉर्क इज, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्स, जैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट आई, एम मास की एल लेंथ की रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एवरीवन नोस ml स्क्वायर बाय 3 इनटू अल्फा। एल स्क्वायर कैंसिल, बड़ा अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई कितना है बच्चों? आई थिंक दैट इज 6k अपॉन m इनटू थीटा। Alpha is equals to 6k upon m into theta. As you can see that ki alpha is equals to something something theta. This must be your omega's square. So omega comes out to be under root of 6k upon m, and time period comes out to be 2 pi under root of m upon 6k. ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो जो भी आपके स्मॉल ऑसिलेटरी मोशंस हैं उसका ये आपका टाइम पीरियड आ गया। आई होप दैट्स ओके। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, है? अब मैं ना सवाल के अंदर एक हल्का सा चेंज और करना चाह रहा हूँ, ठीक है? और वो चेंज ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ना होता और ये सारा का सारा अरेंजमेंट अगर वर्टिकल प्लेन में पड़ा होता तो क्या होगा? आप बड़ा वीडियो पॉज कर लें, आप सारे सिचुएशन समझ चुके हैं, आप सवाल फिर से कीजिए। सिर्फ सवाल में चेंज ये है कि आपकी जो रॉड है वो इस बार वर्टिकल प्लेन में है, तो देखिए जरा क्या होता है। मेरे ख्याल से तो बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है? चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग है ना वीडियो पॉज कर लें और सवाल ट्राई कर लें, फिर मैं भी करता हूँ, ठीक है? मुझे जगह चाहिए इसलिए बेटा सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ पहले वाले सवाल का। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात तो वर्टिकल में रखने से फर्क क्या पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि वर्टिकल में रखने से बाकी सारा अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। आपके पास बस इतना सा फर्क आ गया कि आपके जो हिंज है ना वो तो हो गई हॉरिजॉन्टल और रॉड पड़ी है वर्टिकल में, और ये जो रॉड है इसके साथ एक स्प्रिंग इधर और एक स्प्रिंग इधर। जैसे मैं इस रॉड को हल्का सा यूं ले जाऊंगा तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, दोनों ही इस तरफ खींचेंगे, अच्छी बात है। लेकिन mg भी तो लगेगा और इस बार तो mg का भी टॉर्क आएगा। सर लास्ट टाइम तो नहीं आया था बेटा, लास्ट टाइम इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपकी एक्सिस ये थी और mg ऐसे था, नॉर्मल ऐसे थे।
दोनों के दोनों ही एक्सिस के पैरेलल थे, इसलिए उनके टॉर्क तो जीरो थे। इस बार आपके पास जो हिंज है इट इज समथिंग लाइक दिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है और mg जो है वो ऐसे लग रहा है यूं, तो उसका टॉर्क तो आएगा, लिख देंगे आएगा, तो क्या दिक्कत है, हमें तो टॉर्क लिखना आता ही है, हमें कोई इश्यू नहीं है टॉर्क लिखने में। तो चलिए मैं सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। हमारे पास जो रॉड थी उसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया एल थीटा का खींचा, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आया एल थीटा का धक्का दिया, तो कुल मिलाकर फोर्स हो गया 2 टाइम्स के एल थीटा। इसके अलावा mg, सर इतनी बड़ी रॉड है, हर पॉइंट पर mg dmg नीचे लग रहा है, सर mg कहाँ पर लगता है मालूम, मैं आपको पहले भी प्रूव करा चुका हूँ। अगर इस तरह की कोई यूनिफॉर्म बॉडी हो आप बड़े आराम से फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकते हो, सॉरी mg को सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकते हो। तो मैंने ऐसे मान लिया नीचे की तरफ mg, ये mg सेंटर ऑफ मास पे, ये mg की जो लाइन है इसको मैंने पीछे की तरफ खींच दिया, मैंने इस mg की लाइन को पीछे की तरफ खींच दिया ऐसे। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है, मेरे ख्याल से देख ली होगी। अगर ये लेंथ है आपके पास अगर l/2, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये डिस्टेंस होगी l/2 cos थीटा, ये डिस्टेंस होगी l/2 sin थीटा। तो ये जो लेंथ है इट इज ऑफ कोर्स l/2 थीटा या l/2 sin थीटा, एक ही बात है, थीटा इज सो स्मॉल। अब जरा आराम से देखिए, हिंज से हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो आएगा, इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क आएगा ऐसे, हिंज के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क आएगा ऐसे, mg का टॉर्क आएगा ऐसे, सेम डायरेक्शन, सबका टॉर्क सेम डायरेक्शन में, और आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज, इस mg का टॉर्क भी क्लॉकवाइज। टॉर्क के डायरेक्शंस कैसे इमेजिन करते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप कह सकते हो कि सर टॉर्क की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई, इनका 2kl थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l प्लस mg का टॉर्क दैट इज mg इनटू यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/2 इनटू थीटा। I can say that it is basically 2kl square plus mg l/2 into theta. This is the torque. And torque, as you can see that the torque is directly proportional to theta. Torque is directly proportional to theta. क्या हमने एंगुलर सिस्टम प्रूव कर दिया है? Yes. सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? बेटा दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू I into अल्फा। इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एवरीवन नोज दैट इज आई थिंक ml square by 3 into alpha. So alpha comes out to be 2kl square plus mg l/2 upon ml square, 3 ऊपर ले जाऊं into theta और ml square। चलिए बच्चों, अल्फा इज 6k upon m, 6k upon m plus 3g upon 2l। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, बड़ा m से m गया, l से l गया, नीचे 2l बच गया, ऊपर 3g बच गया into theta. Alpha is equals to something into theta. Of course, this something is your omega's square. So if someone asks what's the angular frequency, I can say that कि angular frequency is 6k upon m plus 3g upon 2l। और अगर कोई टाइम पीरियड पूछेगा तो हम बोल देंगे टाइम पीरियड इज बेसिकली 2 पाई बाई ओमेगा। ये हमारा आई होप इट्स ओके। तो इस तरह से मान लो, इस बात का मतलब मैंने जानबूझ के बताया इस बात को कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में क्या अंतर होगा। आप इस तरह के सवाल अलग अलग बुक्स में भी देखोगे, बट अपने शीट में मॉड्यूल में डीवीपी के अंदर भी देखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका क्या फर्क पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन में है तो क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ऐसा ही एक छोटा सा सवाल और कर सकते हैं, हालांकि उसमें ऐसा कोई नया सीखने लायक काम तो नहीं है, मोर और लेस वही बात है जो हमने बेटा अभी भी की है, बट चलिए ऐसे ही रिपीटेशन टाइप ही, लेकिन हमने एक सवाल इस तरह से कर लिया तो आप एक और सवाल तो कर ही सकते हैं। चलिए आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके अंदर एक रॉड पड़ी है। एग्जांपल है स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये स्मूथ हिंज, ये आपके पास m मास की l लेंथ की रॉड, ये m मास की l लेंथ की रॉड, और स्प्रिंग्स लगी हुई हैं ऐसे, ऐसे। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, अभी नेचुरल लेंथ पे, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास l/3 है। ऐसे ही यहां से l/3 डिस्टेंस दूर ये दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट फिर से के है, ये भी नेचुरल लेंथ में है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, यूनिफॉर्म रॉड है m मास की l लेंथ की। सवाल बड़ा वापस से मैं तो क्या लिखूं, वही है, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स प्रूव दैट दिस रॉड विल परफॉर्म एंगुलर SHM, ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। सेम क्वेश्चन, जस्ट डायग्राम में हल्का सा चेंज, ठीक कर दीजिए, है ना, आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊं। आपके पास शुरुआत में जो रॉड थी वो ऐसे थी, आपने उसको हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, आपने उसको शुरुआत में ऐसे एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे। ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन आ गया, ये जो एक्सटेंशन आ गया इसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर अगर ये लेंथ है l/3 तो दिस लेंथ इज रफली l/3 इंटू थीटा, दिस इज l/3 इंटू थीटा। तो ये जो स्प्रिंग है ये इस रॉड को, रॉड बड़ा अब यहां पर है, इस रॉड को अपनी तरफ खींचेगी, और जिस फोर्स से खींचेगी दैट इज k इंटू एक्सटेंशन, एंड एक्सटेंशन इज l/3 इंटू थीटा, ठीक है। जो आपकी दूसरी स्प्रिंग थी बड़ा यहां जुड़ी हुई थी, उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ चुका है, ये कंप्रेशन कितना है आप सोच सकते हो, यहां से यहां तक के डिस्टेंस है 2l/3, ये एंगल है थीटा, तो मेरे ख्याल से इसमें कंप्रेशन आ गया 2l/3 इंटू थीटा। तो इसमें कंप्रेशन आ गया तो ये स्प्रिंग पुश करेगी किसी फोर्स से, दैट इज k इंटू दैट इज 2l/3 इंटू थीटा। हिंज फोर्स mg नॉर्मल इन सबके टॉर्क दिखाने की जरूरत नहीं है, सब जीरो है। सर सारे जीरो कैसे भाई, देखो हिंज ऐसे है, हिंज के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो, जो भी आपका mg और नॉर्मल है सारे के सारे इस हिंज वाली एक्सिस जिसके अबाउट इस रोड का ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है उसके पैरेलल है। अगर वो फोर्सेस पैरेलल हैं तो ऑफ कोर्स उनका कोई टॉर्क नहीं है, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टॉर्क्स को देखो, चेक करो कि क्या ये दोनों के दोनों टॉर्क जो हैं ये SHM की दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं क्या। आई होप यू कैन सी दैट, कि जैसे ही मैंने इस रोड को डिस्प्लेस किया इस तरफ, जैसे ही रोड को डिस्प्लेस किया इस तरफ, तो इसने फोर्स लगाया इस तरफ, इसने भी फोर्स लगाया इस तरफ, इसका टॉर्क भी आएगा क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क भी आएगा क्लॉकवाइज, और मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। डिस्प्लेसमेंट रोड का है एंटी क्लॉकवाइज और दोनों फोर्सेस का टॉर्क है आपका क्लॉकवाइज, तो SHM की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। काश हम इस SHM की
सॉरी इस टॉर्क को लिख पाए, बिल्कुल लिख देंगे। जो हमारा टॉर्क है, जिसे आप चाहो तो एक बार के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हो। इस टॉर्क को आप कह सकते हो कि टॉर्क इज बेसिकली द फोर्स दैट इज के L/3 इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाई हिंज से यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज यू कैन सी दैट दिस डिस्टेंस इज मोर और लेस L/3 प्लस इस फोर्स का टॉर्क क्या आएगा, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये आपकी एक्सिस यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रफली 2L/3। तो आप कह सकते हो कि उसका टॉर्क आ गया K इंटू 2L/3 इंटू थीटा इंटू 2L/3। टॉर्क की वैल्यू आ गई KL²/9 प्लस 4 टाइम्स KL²/9 इंटू थीटा इंटू थीटा। हमारे पास ये आ गया दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स KL²/9 इंटू थीटा। दिस इज योर टॉर्क। चलिए एसएचएम तो प्रूव हो गए। अगला स्टेप आप जानते हैं, जहां से टॉर्क लिखा है वहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवरीवन नोज दैट इज mL²/3 इंटू अल्फा। L² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बड़ा यहाँ पर 3 बच जाएगा। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है दैट इज 5K/3n। सही है ना, 5K/3n इंटू थीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू थीटा। दिस समथिंग इज ऑफ कोर्स योर ओमेगा स्क्वायर। और आप कह सकते हो कि हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। सो ओमेगा कम्स आउट, ठीक है, दैट इज 3n/5। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरह से हम बड़े आराम से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। कोई इतना बहुत बड़ा टास्क ऐसा ये है नहीं, ठीक है। तो जब भी कभी एंगुलर एसएचएम का अगर इस तरह का सवाल आए तो आई रियली होप कि आप लोग कर लोगे। ये आपसे बनने चाहिए सवाल, ठीक है। मैंने खूब सारे सवाल कराए भी हैं और ये सारे के सारे सवाल आपसे बनने चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर एसएचएम का एक छोटा सा पार्ट और है, बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर भी अपनी शीट में भी सवाल हैं एंड इवन जेई के अंदर भी इस पर सवाल पूछ सकते हैं। सो वी हैव टू स्टडी इट। और बहुत ही ट्रिवियल्स है, दैट इज योर टॉर्शनल पेंडुलम। एक छोटी सी हेडिंग लिखी है बच्चों, और बहुत ज्यादा बड़ी मैकेनिक्स इसमें है नहीं, आसान से। नेक्स्ट इज टॉर्शनल पेंडुलम। नेक्स्ट इज टॉर्शनल पेंडुलम। बस ऐसे बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, कोई बहुत इतना बड़ा टास्क है। सुनिए बच्चों, पहले मैं टॉर्शनल का अर्थ बता रहा हूं। टॉर्शनल मतलब, टॉर्शन को ऐसे अगर हम हिंदी में कहें तो इट मीन्स मरोड़ना। टॉर्शन मीन्स मरोड़ना, ऐसे ट्विस्ट करना है, मरोड़ना। इस नाम से हल्का फुल्का आपका आइडिया लग गया होगा कि टॉर्शनल पेंडुलम कैसा कैसा होगा। सुनिएगा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये कोई फिक्स्ड सीलिंग है, छत है बेटा। इसके साथ हमने एक वायर टांग रखा है ऐसे, सिंपल कोई मेटालिक वायर है, कोई ऐसे बहुत हाई फाई वायर नहीं है, बट फिर भी इसको कई जगह टॉर्शनल वायर लिखा रहता है। कई जगह इसको टॉर्शनल वायर लिखा रह सकता है। मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वायर ऐसा है, इसका अच्छा खासा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब, जिन बच्चों को यंग्स मॉडुलस नहीं पता उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि यार यंग्स मॉडुलस का अर्थ है कि अगर इस तार का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, इस बात का अर्थ ये है कि अगर आपने इस तार के अंदर कोई हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन क्रिएट किया तो ये जो तार है ये अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री को अचीव करने की उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा। बाकी इसकी डिटेल्स हम बाद देख रहे हैं, आप इतना मान सकते हो कि इसको हम टॉर्शनल वायर बोल रहे हैं, बस इतना समझ लो। इस टॉर्शनल वायर को हम लोगों ने ऐसे किसी डिस्क से जोड़ दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि मैंने इस डिस्क को ऐसे
यूं एंगल थीटा रोटेट कर दिया। जैसे आपने इस डिस्क को एंगल थीटा रोटेट कर दिया तो इसके साथ ये जो वायर आपने लपेट रखा था इसको भी आपने ऐसे एंगल थीटा रोटेट कर दिया। जैसे आपने इसको एंगल थीटा रोटेट कर दिया तो ये जो वायर है ये अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री पर आने के लिए जिस तरफ आपने इसको मरोड़ा है, जिस तरफ आपने इसको रोटेट किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाएगा। और टॉर्शनल वायर में खास बात यह है कि इस टॉर्क की जो वैल्यू होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगी। जितना ज्यादा एंगल से आप मरोड़ोगे इस रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। एंड दिस टॉर्क विल बी सम कांस्टेंट इनटू थीटा। This constant is known as your torsional constant. This C is known as your torsional constant. Torsional constant की आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको हमेशा ही सवाल के अंदर दे रखा होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं ना। और हमारे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू C इंटू थीटा। ऑफ कोर्स दिस इज एस चेन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो ये बात तो तय है कि ये तो एस तो करेगा, एंगुलर एस करेगा। और अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं कह दूंगा कि दिस टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा, दैट इज सी इनटू थीटा। अल्फा कम्स आउट टू बी सी अपॉन आई इनटू थीटा। एंड एज यू आर लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन, अल्फा इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू थीटा। ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, दिस समथिंग इज योर ओमेगा का स्क्वायर। आप कह सकते हो कि ओमेगा इज बेसिकली रूट सी अपॉन आई and time period is basically 2 pi by omega, so that is 2 pi under root of I by c। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। मेरा तो ऐसा कोई मन भी नहीं है कि मैं आपको इस पे सवाल कराऊं, हालांकि शीट में सवाल जरूर है। उसमें बेटा कोई डिस्क दे दी होगी नीचे, उसका मास दे दिया होगा, रेडियस दे दिया होगा, ये जो टॉर्शनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू दे दी होगी, फिर टाइम पीरियड पूछ लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। t इज इक्वल्स टू 2 pi under root of I। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रूट कितना होगा, mr²/2। m लिखा होगा, r लिखा होगा, c लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके आंसर्स निकालने हैं। तो बहुत ही इजी सा टास्क है। शीट में सवाल होंगे, करने की इच्छा हो कर लेना कुछ, ठीक। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब ये है कि अगर किसी एक ही ब्लॉक पर दो या दो से ज्यादा एसएचएम एक साथ सुपर इम्पोज कर दिए जाए तो फाइनल मोशन कैसा होगा, है ना। फाइनल मोशन कैसा होगा उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन of SHMs। दो या दो से ज्यादा SHM अगर हम एक ही पार्टिकल पर एक साथ कर दे तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो कैसे होगा, वो रिजल्टेंट मोशन हम लोगों को जज करना है, वो रिजल्टेंट मोशन हम लोगों को सोचना है। चलिए सोचते हैं। उसमें एक छोटा सा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और वो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसका स्टेटमेंट बार बार आएगा, मतलब मोर और लेस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बार बार आता रहेगा। हो सकता है कि इस चैप्टर में भी आए, हो सकता है कि अगले चैप्टर में भी आए, तो काफी चैप्टर्स में ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा, ठीक। तो सुनो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग ये पार्टिकल है और ये लगातार ऐसे एसएचएम कर रहा है। इस एसएचएम के कारण इस पार्टिकल की किसी भी टाइम पर मान लीजिए कि पोजीशन है x1, ठीक है। यही पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मान लीजिए कोई दूसरा एसएचएम कर रहा है, कोई दूसरे काइंड ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और उसके कारण मोशन कर रहा है, और किसी भी टाइम t पर उसका डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से x2। ये x1 एसएचएम की कोई इक्वेशन है, ये x2 कोई एसएचएम की इक्वेशन है। अगर इन दोनों एसएचएम्स को मैं ओवरलैप करूं, ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं उनको अगर मैं एक साथ लगाऊं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी, जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो x1 प्लस x2 होगा। मतलब आप सीधा का सीधा दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो वेक्टरली बस। और ये एसएचएम है,
ये SHM है, तो ये SHM हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि है ना सिचुएशन क्या है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है। वो देख लेंगे अपन, सब देख लेंगे। मेन बात ये है कि आपके मन में ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल का एक सिचुएशन में अगर डिस्प्लेसमेंट x1 है, उसी पार्टिकल का दूसरी सिचुएशन में अगर डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो दोनों सिचुएशन अगर एक साथ लगा दूं तो उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 प्लस x2 होगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए किसी पार्टिकल पर कुछ x एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस के कारण ये वाला पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग SHM कर रहा है और उस SHM की कोई ना कोई इक्वेशन है और मान लीजिए किसी भी टाइम पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x। ठीक है, उसी पार्टिकल पर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं y एक्सिस के अलोंग और उनके कारण ये वाला पार्टिकल फिर से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या फिर SHM कर रहा है अलोंग y डायरेक्शन, और किसी भी टाइम पर इसका y डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से y है और y साइनसोइडली वेरी कर रहा होगा, तो पक्की बात है कि y भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और ये SHM है। अगर मैं कहूं कि उस पार्टिकल पर आपने ये वाले फोर्सेस और ये वाले फोर्सेस अगर एक साथ सुपर इम्पोज कर दिए तो उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप। सर एक तरह से फंडामेंटली तो जो आपने यहां पर किया वही यहां पर किया है। हाँ बेटा बिल्कुल, इस डिस्प्लेसमेंट को और इस डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, बस ये दोनों सेम लाइन के लॉन्ग थे इसलिए ऐसे ऐड कर दिया। यहां बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐड कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें आपको। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई पार्टिकल है उस पर स्पेसिफिकली x एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है और उसके कारण वो SHM कर रहा है और उस SHM के कारण किसी टाइम t पर पार्टिकल का लेट से डिस्प्लेसमेंट है x। ठीक है, उसी पार्टिकल पर y डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्सेस लग रहे हैं और वो जो y डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण पार्टिकल जो है वो y डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर रहा है और y डायरेक्शन में उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किसी भी टाइम t पर मान लीजिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन के अलोंग है, दैट इज लेट्स से y। उसी पार्टिकल पर z एक्सिस के अलोंग कुछ फोर्सेस लग रहे हैं और उस z एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके कारण वो जो पार्टिकल है वो z एक्सिस के अलोंग SHM कर रहा है और मान लीजिए किसी भी टाइम t पर उसका z एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है z। अगर मैं इस पार्टिकल पर ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, तीनों फोर्स अगर एक साथ लगा दूं तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है सिचुएशन। हम हालांकि सारे सिचुएशन देखेंगे बट डिपेंड करता है, आप इतना मान सकते हो कि वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हम देख लेंगे सारे सिचुएशन बट आप मान के चलो कि डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों सबसे पहले सेम डायरेक्शन सेम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है। केस 1 सेम डायरेक्शन सेम ओमेगा, दो SHM है, दोनों ही x एक्सिस के अलोंग हैं और दोनों का ओमेगा सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो कैसे होगा वो हम लोगों को जज करना है, करेंगे बच्चों, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए देखिएगा, मैं इसको एज ए सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी नहीं बेटा, थ्योरी बाद में आएगी और थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसी चैप्टर में नहीं बल्कि वेव्स में भी इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर वही थ्योरी हो सकता है कि अल्टरनेटिंग करंट में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हमारे लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं शुरुआत जानबूझ के सवाल से कर रहा हूँ, आई हैव रीजन फॉर दैट एंड आई होप यू विल रिलेट दैट। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उस पर दो SHM हो रहे हैं, find equation of resultant motion if
SHMs are superimposed. दो SHM सुपरइम्पोज करो. पहला है x1 is equals to 4 sin omega t. It is equation of SHM in which particle has amplitude 4, angular frequency omega, and starting from origin going toward positive direction. ठीक है. दूसरा SHM भी x स्केल होंगे, ये भी x स्केल हो, ये भी x स्केल हो, and that is let's say 3 times cos omega t. And I really hope you remember that कि 3 is the amplitude, angular frequency is same, cos omega t it means particle is starting from positive extreme. मुझे कहा गया है कि अगर ये दोनों एसएचएम अगर मैं किसी पार्टिकल पर एक साथ सुपर इम्पोज कर दूं, एक साथ अगर करा दूं, तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा. तो हमें तो सिंपल थ्योरी आती है. हमें इतना पता है कि हमें बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 प्लस x2, दैट इज 4 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस 3 टाइम्स कॉस ओमेगा टी. एंड एज यू कैन सी दैट it is very easy trigonometry. Just multiply and divide with 5. I can write down 5 times sin omega t into 4 by 5 plus cos omega t into 3 by 5. 5 को बड़ा बाहर निकाल लो. sin omega ठीक है. 4 by 5 can be written as cos 37 plus cos omega t वैसे का वैसा लिख दो, और 3 by 5 can be written as sin 37. Look at this. Sin A cos B plus cos A sin B. I think it is the formula of something. I think it is basically 5 times sin of omega t plus 37 degree. You can easily say that कि सर जो रिजल्टेंट मोशन है वो भी एक एसएचएम है, उसका एम्पलीट्यूड 5 है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. हाँ, उसका फेज थोड़ा डिफरेंट है. उसका जो फेज है ये इस एसएचएम से आगे है. कितना आगे है? 37 डिग्री. आप ऐसा कह सकते हो कि सर रिजल्टेंट मोशन जो आपका इस तरह से एसएचएम है. लेकिन हर बार इस तरह से आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से बात बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसको हम एक अलग से थ्योरी से बड़ा सारी की सारी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई दो एसएचएम्स अगर सुपर इम्पोज करने हो तो हमें किस तरह से रिजल्टेंट इक्वेशन निकालनी है. बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. बड़े आराम से हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना. बहुत ही ईजी सा ही है. तो इसकी जो थ्योरी है बड़ा उसको देखते हैं ना. हमने आंसर निकाल लिया, अच्छी बात है, बट हम इसकी एक बार थ्योरी देखते हैं. एंड इट्स थ्योरी इज लाइक दिस. इट्स थ्योरी इज लाइक दिस. सबसे पहली बात तो हम यहां पर एसएचएम की जो इक्वेशन है उसको एक वेक्टर मानेंगे. क्या मानेंगे? वेक्टर. और उस वेक्टर का हम एक नाम निकालेंगे, फेजर. सुनिएगा इस बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं, शब्द यूज कर रहे हैं हम फेजर. बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. हो सकता है कि अभी इतना इंपॉर्टेंट ना हो और यही शब्द हम बाद में जाके पढ़ें तो बाकी तो उसका कोई चैप्टर ऐसा तो पूरा इस शब्द पर ही डिपेंडेंट हो. ठीक है, तो इसलिए सीखने में क्या दिक्कत है. फेजर जो है ये एक ऐसा वेक्टर है जो हमारी इस साइनोसॉइडली वेरिंग एसएचएम की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. एक्चुअल में कोई वेक्टर वगैरह नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ उस साइनोसॉइडली वेरिंग जो इक्वेशन है उसको वेक्टर मानने से हमारी बहुत सारी जो बड़ा जोड़ भाग गुणा भाग जो वाले जो अलजेब्रा है ना, ये आसान हो जाती है. इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो लिखिएगा, इट इज a vector representing
sinusoidally varying इक्वेशन ऑफ SHM। SHM की साइनोसोइडली वेरिंग जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज नोन एज फेजर। और इस बात थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग हमारी सहूलियत के हिसाब से बार बार फेजर की डेफिनेशन चेंज करेंगे। थोड़े दिनों बाद हम लोग जब वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे तो हम बोल देंगे इट इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइनोसोइडली वेरिंग इक्वेशन ऑफ वेव। यही बात हम जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि शायद ऐसे बोल देंगे कि इट इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइनोसोइडली वेरिंग करंट और साइनोसोइडली वेरिंग वोल्टेज। सर ऐसा कैसे, मतलब हर एक को सर ये फेजर कर देगा? हाँ, क्योंकि फेजर तो मैथमेटिकल टर्म है। वो मैथमेटिकल टर्म इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि फिजिकल टर्म क्या है। ये तो गणित की बात है कि आपने ना इसकी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आसान करने के लिए हम लोगों ने इसको वेक्टर मान लिया और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जब भी कोई साइनोसॉइडल वेरिंग टर्म हो आप उसको इस तरह से वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। उसका काम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स संभालना है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। तो मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ। हमारे पास दो एसएचएम है, x1 इज इक्वल्स टू a1 सॉरी एसएचएम है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, अब इसका फेजर कैसे बनाएंगे? ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसका फेजर कैसे बनाएंगे? इसका अगर आपको फेजर बनाना है तो फेजर मतलब एक वेक्टर, और वेक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो जो भी आपका वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे इस साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा एम्पलीट्यूड से, वो आएगा एम्पलीट्यूड से। ठीक है, और आपको सर वेक्टर में दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। बिल्कुल, जो डायरेक्शन है वो आएगी ऑफ कोर्स फेज से। फेज मतलब ओमेगा टी से। ओमेगा टी या इसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है ना, साइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उससे आएगा इसका फेज। हो जाएगा, चिंता मत करना। जैसे x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, तो ऐसे एक वेक्टर बना दो। इसकी लेंथ तो हो गई है a, और ये जो डायरेक्शन है ये है ओमेगा टी। मान लो ये ओमेगा टी प्लस 30 होता तो मैं ऐसे नहीं दिखाता, फिर मैं ऐसे दिखाता। मान लो ओमेगा टी प्लस 90 होता तो मैं उसको फिर ऐसे दिखाता। ओमेगा टी प्लस 180 होता तो मैं उसको ऐसे दिखाता। तो आप इस साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, और आप उसको जिस वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो उस वेक्टर का हमने नाम निकाल दिया है फेजर। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और हमारी चीजों को आसान करेगी। जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उस ट्रिग्नोमेट्री को आसान कर देगा वेक्टर। भरोसा रखो, पक्का आसान कर देगा, चिंता मत करो। तो चलिए, कैसे दो एसएचएम्स को ऐड करना है मैं दिखाता हूं। मुझे बेटा यहां पर जगह चाहिए, मैं इनको एक बार मिटा रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास दो एसएचएम है, x1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा टी एंड x2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी प्लस थीटा। कोई चिंता वाली बात नहीं। मुझे यह पता करना है कि अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज कर दूं तो हमारा रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा। हमारा और रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा इसको हम जज करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट मोशन होगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। एक तो ट्रिग्नोमेट्री का तरीका कि a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी। ठीक है बेटा, उससे भी आंसर आते होंगे। मेरी ट्रिग्नोमेट्री इतनी तेज नहीं है, इसलिए मैं तो बेटा फेजर से करूंगा। मेरा वेक्टर ठीक है। ठीक है, तो पहले इसको वेक्टर मानो, तो आप बोलोगे कि सर ये रहा वेक्टर। इस वेक्टर की जो लंबाई है वो है a1, और ये जो डायरेक्शन है ये बेसिकली है हमारी ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा वाला x2 जो है उसको वेक्टर मानो, उसकी लंबाई रखो a2 और डायरेक्शन ओमेगा टी नहीं, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आपका दूसरा वेक्टर आएगा ऐसे।
जिसकी लंबाई है a2 और पहले वाले वेक्टर से ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल थीटा। दो वेक्टर को जोड़ना है, कोई बहुत बड़ी टास्क ही नहीं है। दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड, ये है आपका रिजल्टेंट मोशन या फिर x1 प्लस x2। अब हो सकता है बेटा कुछ लोगों को तो वेक्टर जोड़ने आते हो, जिनको नहीं आता हो चिंता मत करो, मैं भी करता हूं। ये a2 है बेटा, यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दो। अगर ये लंबाई आपके पास है a2 तो आप जानते हो कि ये वाली लंबाई आपके पास है a2 cos थीटा और ये वाली लंबाई आपके पास है a2 sin थीटा। ये लंबाई हमारे पास पहले से थी, दैट वाज a1। अब ये आपका x1 प्लस x2 ये रिजल्टेंट है। आप बोलोगे कि सर जो रिजल्टेंट है काश मैं उसकी लंबाई पता कर पाऊं, बिल्कुल पता कर लेंगे। सर काश उसकी डायरेक्शन भी पता कर पाऊंगा, बिल्कुल पता कर लेंगे। सुनिएगा, अगर ये लेंथ है a1, ये लेंथ है a2 cos थीटा, तो यहां से देखिए टोटल लेंथ हो गई a1 प्लस a2 cos थीटा। ये लेंथ है आपकी a2 sin थीटा। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड अगर a है तो मैं कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड आ गया है रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज a1 प्लस a2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस a2 sin थीटा का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos थीटा। मोस्टली बच्चों को ये चीज पहले से याद होगी कि सर अगर a1 और a2 मैग्नीट्यूड के अगर दो वेक्टर को ऐड करता हूं, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा आएगा। यही नहीं, आप ये वाला एंगल फाई भी लिख सकते हो। मैं कह सकता हूं कि tan फाई इज बेटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है a2 sin थीटा अपॉन बेस, बेस है a1 प्लस a2 cos थीटा। ये लीजिए, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर सुपर इंपोज करते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM आएगी वो आएगी x इज इक्वल्स टू, ये है आपका रिजल्टेंट SHM। आप बोलो सर तो वेक्टर है, हाँ ठीक है ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी SHM को। उस SHM की अगर इक्वेशन लिखनी है तो इस वेक्टर की लंबाई, इस वेक्टर की लंबाई तो है a sin ओमेगा टी। आप बोलोगे नहीं सर sin ओमेगा टी तो ये था हमारा, ये वाला जो वेक्टर है ना ये उससे आगे है, कितना आगे है 5 प्लस 5। ये जो a है उसको उठा के यहां पर रख दो और ये जो आपका 5 है बेटा उसको उठा के यहां पर रख दो, हमारा काम बन जाए। तो इस तरह से बेटा आप दो वेक्टर को ऐड करके बड़े आराम से जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM है वो लिख सकते हो। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि हमारे लिए ये रिजल्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। किसी भी बढ़िया सवाल के लिए तुम ये रिजल्ट याद रखो ना रखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कन्विंस कर रहा हूं कि आपको जब भी कभी इस तरह से दो या ये तो दो है, ये तो रिजल्ट दो में है, अगर मान लो 3 SHM भी हो जाए ना तो मुझे तो आपको सिर्फ ये कन्विंस करना है कि उन 3 SHM को तुम 3 वेक्टर मान लो और उन 3 वेक्टर को जिसे तुम जोड़ते थे जोड़ दो। आपको कंपाउंड लेके जोड़ना अच्छा लगता हो, आपको किसी और तरीके से अगर जोड़ना अच्छा लगता हो तो जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन से वापस SHM की इक्वेशन निकाल लो, है कि नहीं। इससे हमारा सारा काम बन जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को वापस से। हमने जो सवाल लिया था ना वही सवाल मैं एक बार वापस से लेता हूं, और इस बार मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना करके मैं यूज करूंगा फेजर का, मैं यूज करूंगा वेक्टर्स का, और आंसर बहुत ही बढ़िया से आराम से हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, चलो हमारे पास वही SHM x1 इज इक्वल्स टू
4 sin omega t, x2 is equals to 3 cos omega t. Find equation of resultant SHM, या फिर find equation of resultant if these two SHMs are superimposed. If these two SHMs are superimposed, then find equation of रिजल्टेंट मोशन. जो भी आपका रिजल्टेंट मोशन है उसके इक्वेशन लिखेंगे बेटा. रिजल्टेंट मोशन जो होगा दैट इज बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन x इक्वल्स टू x1 प्लस x2. ये तो ठीक है बेटा. इसको ऐसे लिख दो 3 टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई. इसको एक वेक्टर की तरह लिखो. ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई है 4. ठीक है. इसको भी वेक्टर की तरह लिखो जिसकी लंबाई है 3 और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अगर ओमेगा टी थी तो इसकी डायरेक्शन ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है. आप बोलो से दूसरा वाला वेक्टर ये रहा, इसकी लंबाई है 3. इन दोनों का रिजल्टेंट पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड, ये रहा रिजल्टेंट. अगर ये 4 है और ये 3 है और अगर ये एंगल 90 बटा कितना आएगा 5 और ये वाला एंगल आप जानते हो कितना आएगा 37 और ये है हमारा x1 प्लस x2. बट आंसर ऐसे थोड़ी जोड़ना है. अब क्या करना है, इस वेक्टर से फिर से एसएचएम की इक्वेशन बना दो वापस से. तो आप बोलोगे सर ये हमारा रिजल्टेंट है और ये जो रिजल्टेंट है ये आ गया है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड है इस वेक्टर की लंबाई कितनी है 5 साइन ओमेगा टी. मेरे बच्चे बोलेंगे ना सर ओमेगा टी तो ये है, ये तो ओमेगा टी से आगे है. कितना आगे है 37. तो लिख दो कि दैट इज ओमेगा टी प्लस 37. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम. ये हमारे रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन. आई होप इट्स ओके. हमारा तो बड़े आराम से काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हम लोगों को. ठीक. तो जब भी हमें इस तरह के वेक्टर दे रखे हो बड़ा हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो याद कुछ मत करो और सिर्फ इतना दिमाग में सेट रखो कि हम इस तरह से एसएचएम्स को वेक्टर्स मान सकते हैं. और अगर हम इन एसएचएम्स को वेक्टर्स मान दें तो वेक्टर्स का हम नाम निकाल देंगे. क्या नाम निकाल देंगे, फेजर्स निकाल देंगे. और उनकी गणित बिल्कुल वही है जो हमने पहले से पढ़ रखी है. चलिए थोड़ा सा एक और सवाल. x1 दे रखा है 10 साइन ओमेगा टी, x2 दे रखा है 15 साइन ओमेगा टी प्लस 37. फाइंड इक्वेशन ऑफ resultant motion if these two SHMs are superimposed. सुपरइम्पोज मतलब एक साथ कर दिया हमने दोनों SHM को. अभी करते हैं. हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा दैट इज सिंपली x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2. एक तरीका तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करो. वी ऑल नो दैट कि ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू बी द टफर वन. इजियर वन विल बी ऑफ कोर्स बड़ा वेक्टर्स फेजर्स की तरह. इस x1 को एक वेक्टर मान लो जिसकी लेंथ है 10 और डायरेक्शन तो ये है. तो लीजिए मैंने एक वेक्टर मान लिया ये जिसकी लंबाई है 10. दूसरा वेक्टर उसकी लंबाई मान लीजिए 15 और उसकी डायरेक्शन ओमेगा टी नहीं है, उसकी डायरेक्शन है ओमेगा टी प्लस 37. तो दूसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसे जिसकी लंबाई है 15. ये वाला एंगल आपके पास है 37. रिजल्टेंट आएगा ऐसे. रिजल्टेंट कर देंगे. फॉर्मूले याद हो फॉर्मूले लगाओ, फॉर्मूले याद नहीं तो कोई बात नहीं. अगर ये 15 है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे.
इधर आएगा 15 का cos 37, 15 इंटू 4/5 12, ये आएगा 15 इंटू 3/5 9, 15 इंटू 4/5, 15 इंटू 3/5। ठीक है, ये वाला मैंने एंगल एक बार के लिए बेटा कितना 5 मान ली। अगर मुझे ये लेंथ निकालनी बेटा वेरी इजी, 10 and 12 बेटा कितना 22, 22 and 9 और रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस बेटा 9 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर बेटा 44, that is 4 8 4 plus 81, that is I think 5 5 6 5। या अच्छा बेटा मुझे तो इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा ये 5 लिख बेटा, 5 क्या होगा tan इनवर्स perpendicular upon base, that is 9 upon 22। तो आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट मोशन जो है वो एसएचएम है और उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज रूट ऑफ 565 साइन ऑफ बोलना ओमेगा टी। ये आपके रिजल्टेंट एसएचएम का वेक्टर है और इसकी इक्वेशन लिखें तो एम्पलीट्यूड तो बड़ा इसका लेंथ हो जाएगा, साइन ओमेगा टी तो ये है, ये तो उससे आगे है, कितना आगे है प्लस tan इनवर्स 9/22, बड़ा 9/22। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अब एक बढ़िया सा सवाल भी करते हैं। अगर मान लो कि 3 वेक्टर हुए तो क्या होगा? आप बोलोगे 3 एसएचएम अगर हो गए तो सर आपने तो थ्योरी बताई नहीं उसकी। अरे नहीं बताई हो यार, मैं मान लो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए तो सबकी थ्योरी थोड़ी बता दूंगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि यार तुम तो ना वेक्टर को तुम एसएचएम को वेक्टर मान लिया करो और फिर वेक्टर्स की तरह जोड़ दिया करो। मैंने तो बोल दिया। अब उस लॉजिक से हो जाएंगे सारे के सारे सवाल, चाहे एसएचएम आपके चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, उस लॉजिक से हमारी सारी बात बन जाएगी यार। तो एक सवाल है, बढ़िया है, आराम से करें, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास इक्वेशन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। इस बार बेटा मैंने एसएचएम बोल ही दिया कि रिजल्टेंट एसएचएम ही आएगा, क्योंकि हम बार बार से देख रहे हैं कि सेम ओमेगा के एसएचएम अगर सेम डायरेक्शन में है तो सबका रिजल्टेंट एसएचएम ही आ रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम if these 3 SHMs are superimposed। ये 3 SHM है, बड़ा इनको हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं। देखना, पहला है x1 इज इक्वल्स टू 3 sin omega t, x2 is 4 cos omega t, x3 is 5 cos omega t plus 53। ये हमारे पास 3 एसएचएम है, इन तीनों को सुपर इंपोज कर रहे हैं। बताओ रिजल्टेंट एसएचएम कैसा होगा? बिल्कुल करते हैं, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, वेक्टर जोड़ने वाली, हमारा काम बन जाएगा। ये ठीक है, इसे मत छेड़ो, इसे लिख दो 4 टाइम्स cos ओमेगा टी को लिख दो sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री।
इसे लिख दो 5, सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 53 करते बेटा। सबसे पहले मुझे तो सिर्फ इतना सा आता है भाई, प्रिंसिपल तो सिर्फ इतना सा है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इन तीनों को जोड़ने के लिए आप चाहे वेक्टर यूज करो, चाहे तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। अब हम इस बात को समझ गए थोड़ा बहुत कि वेक्टर इज इजियर एज कंपेयर टू अवर क्या कहते हैं बेटा उसे, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा हल्का फुल्का लग रहा है। तो चलिए पहले x1 को एक वेक्टर इधर मानो, उस वेक्टर का नाम निकाल देंगे हम फेजर। बेटा मैं इस डायरेक्शन को ओमेगा टी बोल रहा हूं, ठीक। तो ये आपका आ गया ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई 3 है। ये x2 है जिसकी लंबाई 4 है और डायरेक्शन ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी प्लस 90 है। ये x2 है आपका। तीसरा है 5 का और उसका डायरेक्शन क्या है, ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 53। तो मेरे ख्याल से वो तो ऐसे है, ये 5 है और ये वाला एंगल 53। चलिए कर लेंगे यार सर। 3 वेक्टर को जो, अच्छा ये वाला डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ कोर्स हमारी जो साइन ओमेगा टी थी उसको रिप्रेजेंट करेगा। इन तीनों वेक्टर को जोड़ना है, जोड़ देंगे। होता है कि बच्चों को 3 वेक्टर जोड़ने आते हो, जोड़ दो बेटा। नहीं आते मैं सिखा देता हूं। एक काम करो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं इसके साथ जोड़ लेंगे, है ना। लग रहा ना बढ़िया, परफेक्ट। चलो करते हैं। 4 और 3 एंगल है 90, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे 5। और ऑफ कोर्स tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला एंगल आएगा आपके पास 53। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90, इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे। इनके बीच में तो एंगल 90 है, इनके बीच में अगर एंगल 90 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर को जोड़ना था ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0। 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90, ये तो 5√2 आ गया। और रिजल्टेंट किधर आएगा, दो वेक्टर अगर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एग्जैक्टली अगर सेम मैग्नीट्यूड हैं तो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच। अगर ये टोटल एंगल है 90 तो रिजल्टेंट आएगा 45 ऐसे। और वैल्यू आएगी बेटा देखना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट बेटा कितना 45, सॉरी कितना 5√2। और ये वाला एंगल आपके पास आएगा बेटा कितना 40। ये है रिजल्टेंट। तो आप लिखना चाहो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो रिजल्ट आया है वो आया है ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई है 5√2, साइन ऑफ डायरेक्शन क्या है ओमेगा टी। आप बोलोगे नहीं सर ओमेगा टी तो ये था, ये है ओमेगा टी से 53 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 53 डिग्री प्लस 45 डिग्री आगे है, आई थिंक कितना 98 डिग्री प्लस 90। आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 5√2 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 8 डिग्री। जैसे इच्छा सारे तरीके बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से इसमें। समझ गए इस बात को। इसी बात को सोचने का एक तरीका और भी है। हो सकता है बेटा कई बच्चों को एक कंपोनेंट लेना ज्यादा पसंद आता हो, मैं उससे करके दिखाया तो इसी वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका और। इसका ये अर्थ नहीं कि आंसर में आ जाएगा, आंसर तो ये आएगा, लेकिन इन्हीं को बड़ा वापस से जोड़ने का एक तरीका और। सुनिएगा वही 3 वेक्टर, बस जोड़ने का स्टाइल है अलग आएगा। ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन को मैं साइन ओमेगा टी बोल रहा हूं,
इस वाले वेक्टर की लेंथ है 3, अगला वेक्टर है जिसकी लेंथ है 4 और डायरेक्शन है एस। अगला वेक्टर है जिसकी लेंथ है 5 और डायरेक्शन जैसा बोल चुका हूं साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 53 प्लस 90 प्लस 53, तो वो ऐसे आएगा और ये वाला एंगल आपके पास आएगा 53। अब कंपोनेंट लो, हो सकता है कि बच्चों कंपोनेंट लेना पसंद हो। इस 5 के 2 कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ तो आएगा 5 का साइन 53 और इधर की तरफ आएगा 5 का कॉस 53। 5 का साइन 53 इज 4, 5 का कॉस 53 इज 3। अब इधर देख लो, 4 तो पहले से था, 5 का एक कंपोनेंट और आ गया, कितना 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये तो हो गया 7। ठीक है, 5 का साइन 53 है, मतलब 4 है इधर, 3 है इधर, 4 इधर और 3 इधर, रिजल्टेंट आ गया इस तरफ, कितना 1। और ये वाले डायरेक्शन हम पहले से बोल चुके हैं कि ये वाले डायरेक्शन है साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये 7 है, ये 1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे और उसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितनी आ गई है रूट 50। ये वाला एंगल हम लिखना चाहे तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, अलग स्टाइल से लिखूंगा। दिस एंगल इज आई थिंक tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है 1, ये है 7, tan इनवर्स 1/7। तो आप कह सकते हो कि सर रिजल्ट आ गया रूट 50, बड़ा रूट 50 को 5√2 भी कह सकता हूं, रूट 50 साइन ओमेगा टी, ना 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 ना, साइन ओमेगा टी तो ये है, साइन ओमेगा टी से 90 तो ये प्लस tan इनवर्स 1/7 ये, तो आप बोलोगे सर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स 1/7। बड़ा ये tan इनवर्स 1/7 लिखो, ये बेटा आपका 8 डिग्री लिखो, एक ही बात है। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि दैट इज रूट 50 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अगर मान लीजिए कभी 3 वेक्टर इस तरह से ऐड किए जाएं तो बड़े आराम से इस तरह से हम आंसर्स लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा एसएचएम इस तरह से सेम ओमेगा के हो तो आप उनको इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं, उनको ऐड करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, IIT JEE एडवांस का सवाल बताऊं हम लोगों को, 2 वेव की इक्वेशन दे रखी थी, 3 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा कुछ कुछ, और दूसरी इक्वेशन थी 4 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स कुछ कुछ। पूछ रहा कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वही 5 वाला आंसर है। एक बड़ा साइन था, एक कॉस था, ये 3 था, ये 4 था, तो कितना आएगा 5, ये सवाल था। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 3 एसएचएम 3 वेव्स बड़ा उन्होंने नहीं जुड़वाई है काफी टाइम से, तो हो सकता है कि IIT JEE एडवांस में भी 3 पे सवाल आ जाए, अभी नेवर नो, है ना। हमें कौन सी को लोड देना है, हम तो सीख गए कि हाँ भाई वेक्टर हो, नहीं सॉरी क्या एसएचएम हो तो वेक्टर मान सकते हैं, वेक्टर मान के जोड़ दो, ठीक है। अच्छा 3 हो जाए 2 हो, क्या फर्क पड़ता है अपन को, हमें तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर जोड़ना आना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि वेक्टर जोड़ना आना चाहिए, बिना वेक्टर जोड़े बेटा पार नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट इज दूसरा केस, सेम डायरेक्शन, डिफरेंट ओमेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास x1 है, a sin ओमेगा टी, और x2 है b cos 2 ओमेगा टी। अगर कोई मुझे कहते कि सर इन दोनों एसएचएम को एक साथ सुपर इम्पोज कर दिया तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा,
वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 प्लस x2 एंड आई कैन से दैट इज a टाइम्स sin omega t plus b times cos 2 omega t. This is your resultant SHM. So this is your resultant motion. This is not SHM. ये resultant motion है लेकिन ये SHM नहीं है। सर आपने देखते कैसे बता दिया SHM नहीं है, बट ऐसा बता दिया कि इसको दो बार डिफरेंशियल करके चेक कर ले, इसको तो दो बार डिफरेंशियल करके चेक कर लेगा तो आखिर में ऐसा नहीं लिख पाएगा कि देखो एक्सप्लोरेशन इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू x, लिख नहीं पाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा इसका d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर एक बार ओमेगा बाहर आएगा, एक बार ओमेगा और बाहर आएगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, फिर बड़ा साइन का वापस कॉस, तो माइनस b टाइम्स 2 ओमेगा दो बार बाहर आएगा तो 4 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। माइनस बाहर आ जाएगा, चलो ओमेगा स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया 8 साइन ओमेगा टी प्लस 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 प्लस, ये तो 4 आ गया बेटा, प्लस 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 4 टाइम्स b cos 2 ओमेगा टी। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x आना चाहिए था, ये तो x नहीं है क्योंकि x में तो ऑफ कोर्स x में तो बड़ा क्या यहां पर b था, यहां पर तो 4b है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x, और अगर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x के बराबर नहीं है इसका मतलब ये SHM नहीं है। हाँ लेकिन ये जरूर है कि हम किसी भी टाइम पर इस पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन इतनी, इसकी पोजीशन इतनी, तो रिजल्टेंट मोशन की पोजीशन इतनी। अब वो रिजल्टेंट मोशन SHM नहीं, वो अलग कहानी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो अब भी वैलिड है। अगर किसी टाइम पर इसके इस SHM के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो 3 सेंटीमीटर है, उसी टाइम पर इस SHM के कारण मान लो कि डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों SHM अगर एक साथ उस पार्टिकल पर हुए तो नेट डिस्प्लेसमेंट 3 + 2 = 5 होगा। हाँ वो रिजल्टेंट मोशन SHM नहीं है, वो कहानी अलग है, लेकिन रिजल्टेंट मोशन विल बी समेशन ऑफ ऑल दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स। सो जस्ट मैं कह रहा हूं कि अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम ओमेगा हो तो SHM होंगे, सेम डायरेक्शन हो, डिफरेंट ओमेगास हो तो SHM नहीं होंगे। ठीक है, ये ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला देखते हैं बेटा। हमने सेम डायरेक्शन देख ली, अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस भी देखते हैं। भले ही परपेंडिकुलर डायरेक्शंस देख लो लेकिन बड़ा मोशन तो मोर और लेस है ना, सेम से ही आएगा, कोई इतना बड़ा अंतर है। थर्ड वन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर अगर मोशन हुआ और उन SHMs को अगर हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो बड़ा रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, इस बात को हल्का सा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए बेटा कोई पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग SHM कर रहा है, कोई पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग SHM कर रहा है। अगर वो दोनों फोर्सेस एक साथ उस पार्टिकल पर लगे तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, इस बात को डिस्कस करते हैं। x एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल SHM कर रहे हैं, लेट्स से इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। वही पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग SHM करता है किसी और फोर्स के अलोंग, लेट्स से y इज इक्वल्स टू b टाइम्स sin ओमेगा t प्लस थीटा। सो I'm just saying that कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी x I cap plus y j cap, that is a sin omega t I cap plus b sin omega t plus theta j cap. At any time t, the x coordinate of motion will be a sin omega t and y coordinate of the motion will be b sin omega t plus theta, which can be written as sin omega t
cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। ठीक है ना? अगर इसमें से हम इस t को एलिमिनेट करते हैं, अगर t के एक्सप्रेशन को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट मोशन है वो एलिप्सॉइड की है, एलिप्स की है। हालांकि उसके स्पेसिफिक अलग अलग केसेस हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो एक रिजल्टेंट मोशन जो है वो एक एलिप्स जैसा आपके पास आता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस बताता हूँ कि अलग अलग कंडीशंस पे क्या क्या होगा। जैसे अगर मान लो कि आपका थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, सुनिए बेटा। एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस जो है इट इज समथिंग लाइक दिस कि x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। थीटा आपका 0 है तो एक दूसरा एसएचएम है y इज इक्वल्स टू b sin ओमेगा टी। रिजल्टेंट मोशन विल बी ऑफ कोर्स दिस i कैप प्लस दिस j कैप। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है डिवाइड कर दो, मेरे पास आ गया y बाई एक्स इज इक्वल्स टू b बाई a एंड आई थिंक मेरे पास रिजल्टेंट मोशन आ गया y इज इक्वल्स टू b बाई a टाइम्स x। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों एसएचएम को अगर आप एक साथ सुपर इंपोज करोगे तो रिजल्टेंट मोशन विल बी लाइक दिस। Your resultant motion will be like this. T equal to 0 पुट करो तो x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0. It means that t is equal to 0 पर पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है। टाइम t is equals to पाई बाई 2 ओमेगा पुट करो, पाई बाई 2 में ओमेगा पुट किया तो यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2, x की वैल्यू आ गई है a, y की वैल्यू आ गई है b। इसका मतलब पार्टिकल यहां पर होगा, a कोमा b पर होगा जब टाइम की वैल्यू होगी पाई बाई 2 ओमेगा। अच्छी बात है, a कोमा b वैल्यू। जैसे आपने टाइम की वैल्यू को पाई बाई ओमेगा रखा तो यहां भी पाई, यहां भी पाई, साइन पाई 0। इट मींस दैट पार्टिकल वापस से यहीं पर आ गया, t इज इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। जैसे आप टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा पुट करोगे, वैसे ही यहां पर 3 पाई बाई 2, यहां पर 3 पाई बाई 2, माइनस a कोमा माइनस b। पार्टिकल यहां पे पहुंच गया माइनस a कोमा माइनस b। t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे तो वापस से आपका x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0 यहां पहुंचे। इट मींस दैट 0 पर यहां पर, पाई बाई 2 ओमेगा पर यहां पर, पाई बाई ओमेगा पर यहां पर, 3 पाई बाई 2 ओमेगा पर यहाँ पर और आपके 2 पाई बाई ओमेगा पर यहाँ पर। इट मींस दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अंदर जो हम जनरल सिचुएशन देख रहे थे उसी में अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई रख दूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। इसी में अगर मैं थीटा की वैल्यू को पाई रख दूं, थीटा को पाई रखा तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट तो आ गया a sin ओमेगा टी और y कोऑर्डिनेट आ गया b टाइम्स sin ओमेगा टी प्लस पाई, that is minus b cos omega। अगेन रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा ये पता करना हो तो एक काम करो, ओ सॉरी, sin ओमेगा t प्लस पाई इज माइनस sin ओमेगा t। रिजल्टेंट मोशन कैसा हो पता करना हो तो डिवाइड कर दो, तो t तो गायब और हमारे पास आ गया y बाई x इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, या फिर y is equals to minus b by a into x। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अब मैं बहुत ज्यादा इसमें फिर से डिटेल नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका पार्टिकल इस बार ऐसे एसएचएम कर रहा है,
इस लाइन के ऐसे ऐसे स्टेप कर रहा है, एंड द एम्पलीट्यूड इज अगेन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, इस बात को आप बेटा समझ ही क्यों, आसान से काम था। तो रिजल्टेंट मोशन ऐसे जज करना इतना बड़ा टास्क भी नहीं था। ठीक है, ऐसे मैं आपको कहूं कि मान लो कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हुई तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हुई तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया है a sin ओमेगा t और y कोऑर्डिनेट आ गया है b टाइम्स sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, दैट इज b टाइम्स cos ओमेगा t। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑफ कोर्स दिस i कैप प्लस दिस j कैप। लेकिन मोशन कैसा होगा ये पता करने के लिए आपको टी को उड़ाना पड़ेगा। टी को उड़ाने का मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं x बाई ए को लिख दूं साइन ओमेगा टी और y बाई बी को लिख दूं मैं कॉस ओमेगा टी। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो जरा, मेरे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर 1 कैसे भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ कॉस स्क्वायर। सर ये किसकी इक्वेशन है, सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं लग रही बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, या के एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स दिखने में कैसा होता है बड़ा, देखिए आप लोगों को हल्का फुल्का हो सकता है पहले से आइडिया भी हो। इट विल बी लाइक दिस पॉइंट इज माइनस a, 0, this point is a, 0, this point is 0, b, but this point is 0, minus b। आप अलग अलग टाइम पुट करके देखो, अगर मैंने t को 0 पुट किया तो x कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया और y कोऑर्डिनेट शायद b आ गया, तो मेरे ख्याल से 0, b आ गया, तो t इज इक्वल टू 0 पर 0, b पर है, यहाँ पर अच्छी बात है। टाइम को तुम एक बार के लिए पाई बाय 2 ओमेगा रखो, पाई बाय 2 ओमेगा रखा, पाई से पाई ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो x की वैल्यू आ गई है a और y की वैल्यू आ गई है 0, तो मेरे ख्याल से a, 0 पे आ गया, तो इस टाइम पर a, 0 पर, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू जैसे ही पाई बाय 2 ओमेगा आएगा यहाँ पहुंच जाएगा। एक बार टाइम की वैल्यू पाई बाय ओमेगा रख के देखो, टाइम की वैल्यू मैंने पाई बाय ओमेगा रखी तो ये तो आ गया साइन पाई 0 एंड कोस पाई इज -1, मेरे ख्याल 0, -b, इसका मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा पर, यहाँ पर ऐसे ही अगर आप टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा रखोगे यहाँ पहुंच जाएगा, और टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा रखोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो ऐसे इस इलिप्टिकल पाथ के लोग ऐसे भाग रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर, पाई बाय 2 ओमेगा पर यहाँ पर, पाई बाय ओमेगा पर यहाँ पर, 3 पाई बाय 2 ओमेगा पर यहाँ पर, 2 पाई बाय ओमेगा पर यहाँ, ऐसे लगातार इस तरह से इलिप्टिकल पाथ पर लगातार जाया जा रहा है। तो रिजल्टेंट मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं है, एक तरह से अगर देखें तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है बट पीरियोडिक है, इस इलिप्स के अलोंग इस तरह से लगातार जाया जा रहा है। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये पता करना था कि रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा। ठीक है बच्चों, कि रिजल्टेंट मोशन किस तरह से होगा। आगे चलें, नेक्स्ट एक सवाल करते हैं बच्चों, आपके लिए एक सवाल है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ सवाल की तरह ट्रीट करना है इसको ना, अब इसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल की तरह ही सारा काम करना है। सिचुएशन ऐसी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट मोशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट मोशन if these two SHMs are superimposed, if these two SHMs are superimposed,
x is equals to 2 sin omega t and y is equals to 1 times cos 2 omega t। रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा अगर इन दोनों एसएचएम को अगर मैं एक साथ सुपर इम्पोज कर दूं तो what will be the resultant motion if these two SHMs are superimposed? Now they both are not along the same direction. One is along x and one is along y. तो resultant motion जो होगा वो xy प्लेन में होगा। तो जैसे अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे निकालेंगे, t को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। cos 2 ओमेगा t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा। cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप कह सकते हो कि सर बेसिकली दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज x स्क्वायर अपॉन 4 एंड आई थिंक मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आई थिंक इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। आई थिंक इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो जो रिजल्टेंट मोशन है वो आपका पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स टाइप का है, लेकिन ऐसा है कि इनफाइनाइट रास्ता है, सोच सकते हैं इसमें। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये पैराबोला कैसा होगा मैं बना देता हूं। पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये आपका y, ये आपका x। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग। x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 आती है, तो दिस पॉइंट इज ऑफ कोर्स 0,1। ठीक, y की वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू मेरे ख्याल से +√2 एंड -√2। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास हो गया -√2,0 और ये वाला पॉइंट मेरे पास हो गया √2,0। लेकिन ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट तक जा सकती है ना, इनफाइनाइट तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक हो जाएगी। y की लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ समथिंग की वैल्यू वेरी करेगी -1 से लेके 1 तक। तो y की वैल्यू बाहर तो 1 लगा है, लीस्ट कितनी हो सकती है -1। तो y की लीस्ट वैल्यू हो सकती है -1। तो y की वैल्यू जब मैं लीस्ट -1 करूंगा तो मेरे पास आएगा x² 2 इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल्स टू +-2। तो यहां कहीं ये लेना, ये वाला पॉइंट था आपका x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो ऐसा नहीं कि ये पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स तो इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां से तक की है। तो जो इमोशन होगा वो एक्चुअली इस पैराबोला के अलोंग होगा, बस पार्ट ऑफ पैराबोला बोल सकते हो। इन्फिनिटी तो है नहीं, तो एक तरह से पार्ट ऑफ पैराबोला है, ये आपका एक पार्ट ऑफ पैराबोला। तो रिजल्टेंट मोशन विल बी लाइक दिस। ये कोई थ्योरी नहीं है, सवाल था, मुझे लगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टाइप एक सवाल है, कर लो। तो यू कैन से दैट इट इज द मोशन इज along parabola mouth opening downwards, या फिर more specifically part of parabola mouth opening downwards, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बाकी थोड़ा ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें टास्क नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आप एक बार बड़ा होमवर्क लिख लीजिए इसका। अपना जो एसएचएम की इसेंशियल शीट है उसमें से होमवर्क लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ टिल सेक्शन F। बड़ा टिल इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि पहले कहाँ तक करा रखी मेरे को याद नहीं, ठीक है। मैंने मेरे ख्याल से पहले शायद डी या ई बोल रखा होगा, अदरवाइज आप बड़ा एफ तक कर लेना, ठीक है। आगे चलो बच्चों, और भी है होमवर्क। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 4 कर लें, कुछ सवाल बड़ा पहले से मैं दे चुका हूँ, 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 11 कर लें, 12 कर लें। होता कुछ रिपीट भी हो रहा है क्योंकि कुछ सवाल पहले से दे रखे थे, मेरे को याद नहीं कौन से दे रखे थे, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, पार्ट 3 में मैच द कॉलम 2 है। हालांकि मैच द कॉलम 2 बड़ा कर सकते हो, लेकिन उसका जो सेक्शन डी है ना, उसमें बॉयंसी फोर्स वगैरह लिखना पड़ रहा है। बॉयंसी फोर्स वगैरह अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसका सेक्शन डी आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, बाकी तो ठीक है बेटा, सब पहले अपन ने कर रखे तो वो कर लेना, ठीक। आगे चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में मैं काफी सारे सवाल पहले से दे चुका हूं, तो मैं पार्ट 2 में दे रहा हूं। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, अगेन बेटा 3 लीव कर देना, पार्ट एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 लीव कर देना। अगेन फ्लूइड का कॉन्सेप्ट उसमें यूज है। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शायद मैं पहले से दे रखे हैं, मैंने एक बार चेक कर लेना। 11, 12, इतने कर लो, इतने कर लो, जो बचे बड़ा फिर कल कर लेना, इतना काम निपटा लो काफी, ठीक है। इतना तो हो ही जाएगा। कुछ सवाल रिपीटेटिव है, हो सकता है बड़ा ज़्यादा लग रहा हो होमवर्क, लेकिन कुछ सवाल रिपीटेटिव है, मैंने पहले भी दिए थे शायद ना एक बार, तो हो सकता है कि रिपीट हो।